Today we'll be starting with the next topic. हम रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ रहे थे. हमने लास्ट डे रेसिडेंशियल स्टेटस के सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 को देखा कि किस तरह से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट. हमने लास्ट डे ये चीज देखी थी. आज हम ये देखेंगे कि एक रेसिडेंट इंडिविजुअल को फर्दर कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है. याद रखिएगा, इस कंडीशन को हम सेकेंडरी कंडीशन के नाम से जानते हैं एंड ये स्पेसिफाइड है अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6. क्लियर? तो देखते हैं कि ये सेक्शन हमें क्या बताता है. इस सेक्शन ने कहा कि अ रेसिडेंट इंडिविजुअल कैन बी टर्म्ड एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट. याद रखिएगा, हम एक रेसिडेंट इंडिविजुअल को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. हम उसे ऑर्डिनरी रेसिडेंट कह सकते हैं या नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कह सकते हैं. तो एक रेसिडेंट कब ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा और हम उसे RORI कहेंगे, ये हमें आज देखना है. तो इस चीज के लिए उसे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ते हैं. याद रखिएगा, हमने सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में देखा कि क्लासिफिकेशन जब हम कर रहे थे तो हमें दोनों में से किसी भी एक कंडीशन को क्या करना था, सेटिस्फाई करना था. ये जानने के लिए कि कोई भी इंडिविजुअल रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है. अगर किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो रेसिडेंट कहलाता है. आज हम ये देखेंगे कि एक रेसिडेंट इंडिविजुअल को और ज्यादा अच्छा रेसिडेंट, जिसे हम ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कहते हैं, ये बनने के लिए कुछ और अग्नि परीक्षाएं देनी होंगी. तो ये क्या है वो एडिशनल कंडीशन जो उसे सेटिस्फाई करनी पड़ती है ताकि वो अपने आप को ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कह सके. पहला पॉइंट नंबर 1, हियर ही हैज टू बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन एनी टू. वर्ड याद रखिएगा, वर्ड क्या कहा, एनी टू. इस वर्ड को अच्छे से मार्क कीजिएगा. एनी टू आउट ऑफ लास्ट 10 इमीडिएटली प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर्स. कोई भी 2 साल. तो जिस भी प्रीवियस ईयर के बारे में हम बात कर रहे होंगे, हम उस प्रीवियस ईयर को छोड़कर उसके पहले के 10 प्रीवियस ईयर्स को, मतलब उसके पहले के 10 फाइनेंशियल ईयर्स को चेक करेंगे. उन 10 फाइनेंशियल ईयर्स में से किसी भी 2 फाइनेंशियल ईयर्स में वो रेसिडेंट होना चाहिए. मतलब ये है कि नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे, क्या कहा मैंने, नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे मस्ट बी ग्रेटर देन 182 days in those 2 years. तो आप लिखिएगा डेज ऑफ स्टे must be greater than or equal to 182 days. और बस इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आपको एक और कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी क्योंकि यहां एंड वर्ड लिखा है. दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है दैट ही मस्ट रिसाइड इन इंडिया फॉर 730 days or more during last 7 immediately preceding previous years. क्लियर? मतलब हमने 10 में से देखा किसी 2 साल में 182 डेज या उससे ज्यादा का नंबर डेज ऑफ स्टे होना चाहिए, और साथ ही साथ आखिरी 7 मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़कर जो 7 पिछले साल होंगे उनमें उसका नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे कितना होना चाहिए, 730 डेज और मोर. क्लियर? अगर वो दोनों में से किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो उस पर्सन को हम RNORI कहेंगे,
और अगर उसने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए देन ही विल बी कंसिडर्ड एज RORI। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि इसे किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है। सपोज आपका प्रीवियस ईयर है 2020-21, इसे हमने अपना प्रीवियस ईयर मान लिया। सपोज दिस इज योर प्रीवियस ईयर। तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले चेक करना होगा कि क्या वो रेसिडेंट है या नहीं, पहला कंडीशन। दैट मीन्स पहले हम सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 चेक कर रहे हैं। तो जैसे हमने देखा कि प्रीवियस ईयर में उसका नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे 182 डेज से ज्यादा है, इसका मतलब ये बंदा रेसिडेंट है, तो हमने आर लिख लिया। क्लियर? नाउ ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी बनने के लिए हमें सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 चेक करना होगा। इसे कैसे चेक करते हैं? तो हमने देखा कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 ने कहा था कि पिछले 10, आप ध्यान से देखिए, यहां से लेकर यहां तक, ये है वो लास्ट 10 इयर्स, काउंट कीजिएगा आपको समझ में आएगा, ये वो लास्ट 10 प्रीवियस इयर्स है। क्लियर? ये है वो लास्ट 10 प्रीवियस ईयर। क्या इनमें से किसी भी 2 साल में 182 डेज से ज्यादा का टाइम आपको दिख रहा है? आपने कहा हाँ सर, मैक्सिमम में है। इसका मतलब उसने सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 का पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया। बट सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में एक दूसरी कंडीशन भी है कि लास्ट 7 साल का टोटल 730 डेज से ज्यादा होना चाहिए। तो हमने यहां से चेक किया कि भैया ये देखते हैं 2 3 4 5 6 7, ये है वो 7 इयर्स। इसका जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, आप चेक करो। इसका टोटल आ रहा है 2557, 2557, that means it's more than 730 days। अब जैसे कि इस बंदे ने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किए हैं, इसके लास्ट 10 इयर्स में से हम 2 इयर्स में देख पा रहे हैं दैट 182 डेज से ज्यादा का नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे है, एंड लास्ट 7 इयर्स का टोटल 730 डेज से ज्यादा है। इसका मतलब ही इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया। तो हम इस वर्ड को कंप्लीट करेंगे, हम इसे RORI लिखेंगे। क्लियर? उसी तरह से आप क्वेश्चन 2 देखते हो, मतलब केस 2। तो प्रीवियस ईयर में 182 डेज है, एज अ रिजल्ट ही विल बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट। बट अब ये पता लगाना है कि ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो हमने देखा कि जो ये लास्ट 10 इयर्स है, इसमें से किसी में भी 182 डेज या उससे ज्यादा का टाइम पीरियड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम दूसरा कंडीशन मतलब 730 वाला चेक भी नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों कंडीशंस हमें चाहिए तभी वो ऑर्डिनरी होगा। कोई भी एक अगर अनसेटिस्फाइड हुआ तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, NORI, दैट मीन्स ही इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। क्लियर? इसी तरह से आप देखिए केस 3 में, यहां नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे 182 से कम है बट इट इज मोर देन 60। शायद आपको पता है, आपने क्लॉज सी पढ़ा था, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, जहां पे हम 60 डेज एंड लास्ट 4 इयर्स का टोटल 365 डेज से ज्यादा चेक करते हैं। जो है देख पा रहे हो इन चारों का टोटल अगर आप करोगे देन इट विल बी मोर देन 365 डेज, वो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, दैट इसका टोटल जो है वो 1461 आ रहा है। दैट मीन्स ही इज सेटिस्फाइंग सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। एज अ रिजल्ट ही इज रेसिडेंट। बट अब हमें यह पता लगाना है कि ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है।
उसके लिए फिर से हमने लास्ट 10 ईयर्स चेक किया, तो हमने देखा कि लास्ट 10 में से हमें फर्स्ट 2 ईयर्स में 182 डेज से ज्यादा तो मिल गया। फिर मैंने आपसे पूछा कि लास्ट 7 ईयर्स चेक कीजिए कि क्या लास्ट 7 ईयर्स का टोटल 730 डेज है। आपने बोला हाँ सर, क्योंकि फर्स्ट 4 का ही 1461 था, तो डेफिनेटली 7 ईयर्स का टोटल 730 डेज से ज्यादा है। इट मींस दैट इट विल बी ORI। क्लियर? Now you have to do case number 4, 5, 6 and 7. Stop this video and do these questions right now. Guys, you should answer it right now. Okay, we'll wait for 2-3 minutes so that you can solve it. Okay, now I will write answers for all this. In this case, you'll see that the person will be RORI. Here he will be NRI. Here he will be resident and ordinarily resident in India. Okay, again he will be resident and ordinarily resident in India. Okay, why he is non-resident? Because you see, just in your relevant previous year, the number of days of stay is less than 60. That means he neither satisfies clause A nor he satisfies clause C. Okay, now we'll move forward. These questions are your homework. Question number 3 and question number 4. You have to answer this. 5 and 6 is also your homework that you have to do. Now, the next topic for today's class is the residential status of HUF. Let me tell you that first of all, as per section 6 subsection 2, an HUF can either be a resident or he can be a non-resident. For determining this, आपको जैसे हमने अभी तक देखा है कि हम इंडिविजुअल के नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे के ऊपर फोकस करते हैं, यहां हम फोकस बिजनेस के कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट पे करते हैं। तो अगर कोई HUF का बिजनेस होली या पार्टली इंडिया से कंट्रोल या मैनेज हो रहा हो, तो उसे हम रेसिडेंट कहेंगे। याद रखिएगा, टोटली इंडिया से मैनेज हो रहा है या फिर एक मेन या वाइटल पोर्शन इंडिया से मैनेज हो रहा है, उसे हम रेसिडेंट ही कहेंगे। मैं आपको अभी बताऊंगा कि इस वर्ड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। हमें इस वर्ड के ऊपर बहुत फोकस करना है। एंड अगर मैं नॉन रेसिडेंट की बात करूं, तो अगर बिजनेस होली आउटसाइड इंडिया कंट्रोल्ड हो, तो उसे हम नॉन रेसिडेंट कहते हैं। क्लियर? नाउ व्हाट वी मीन बाय द टर्म कंट्रोल एंड मैनेज्ड। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एक डी फैक्टो मैनेजमेंट के फॉर्म में आएगा, मतलब जिसे हम बेसिकली ये जेन्युइनली कंट्रोल या मैनेजमेंट कहते हैं, हम उसी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का बात कर रहे हैं। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द हेड एंड द ब्रेन। मतलब वो डिसीजन मेकर कहां है, डिसीजन लिया कहां गया,
उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हो सकता है कि एक एचयूएफ इंडिया में ऑपरेट हो रहा है बट उसके सारे डिसीजंस जो उसका करता है वो लेता है और करता हमेशा लंदन में रहता है, तो हम ये मानेंगे कि उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट एक्सप्रेशन कहां पर है, लंदन। दूसरी चीज, ये जो एक्सप्रेशन है कंट्रोल और मैनेजमेंट, इसका मतलब सिर्फ डिसीजन लेना ही नहीं, मतलब राइट्स टू टेक डिसीजंस लेना नहीं होता, एक्चुअली उस डिसीजंस को एक्सरसाइज कहां किया जा रहा है। क्लियर? क्या कहा मैंने कि इस वर्ड का मतलब सिर्फ डिसीजंस लिया कहां से जा रहा है ये नहीं है, इस वर्ड का मतलब है कि उसे एक्चुअली एक्सरसाइज कहां से किया जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि डिसीजंस लेने के राइट्स एक बंदे के पास है, जो किसी सपोज एक कंपनी है, एचयूएफ है, लंदन में स्टैब्लिश्ड है, उसका कर्ता भी लंदन में रहता था बट ड्यू टू सर्टेन मेडिकल पर्पस वो चेन्नई आया, सीएमसी दैट मींस चेन्नई मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने, बट फॉर द टाइम बिंग उसका जो एल्डर सन है वो सारे डिसीजंस ले रहा है, कहाँ रह के, लंदन में रह के। तो हम क्या कहेंगे, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ है, आउटसाइड इंडिया। लास्ट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ एचयूएफ, ये हमेशा उस प्लेस पे होता है वेयर द हेड सीट्स एंड डायरेक्टिंग पावर्स आर सिचुएटेड। इन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है एचयूएफ के केस में। नाउ आप ये डिसाइड कर लोगे कि एक एचयूएफ रेसिडेंट है या नहीं, तो हमें नेक्स्ट ये पता लगाना है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। इसे पता लगाने के लिए हमें कर्ता का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना होगा। याद रखिएगा, जब तक एक एचयूएफ रेसिडेंट नहीं बन जाता हम कर्ता के रेसिडेंशियल स्टेटस को चेक नहीं करते, बट अगर एक एचयूएफ रेसिडेंट हो जाएगा तो हमें नेक्स्ट कर्ता के रेसिडेंशियल स्टेटस को चेक करना होगा। तो आप ध्यान से देखिए, इसके बाद हमने कहा कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट वो कब कहलाएगा, अगर उसका कर्ता या जिसे हम मैनेजर कहते हैं ये एडिशनल कंडीशन ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्लॉज बी सेटिस्फाई कर देता है। हमने पहले क्लॉज ए के बारे में पढ़ा था जिसमें इंडिविजुअल बता रहा है, क्लॉज बी ने ये कहा कि कर्ता का रेसिडेंशियल स्टेटस क्लॉज ए के हिसाब से चेक करो। अगर उसने 10 इयर्स वाला कॉन्सेप्ट और बाकी चीजें सेटिस्फाई की है तो एचयूएफ भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। देखिए हमने इसे क्लासिक नोट्स बोलकर पूरा एक्सप्लेन किया है कि मैं क्या कहना चाह रहा था। क्लियर? नाउ बेस्ड ऑन दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 7 राइट नाउ। देख सकते हो आप कि एक एचयूएफ बिजनेस है, ऑस्ट्रेलिया में है, इसके सारे पॉलिसी डिसीजंस जो है वो वहीं से लिए जाते हैं। मिस्टर ए करता था, ये बॉर्न हुआ मद्रास में, इंडिया विजिट किया प्रीवियस ईयर आफ्टर 15 इयर्स ही केम टू इंडिया ऑन दिस डे। अगर आप कर्ता का रेसिडेंशियल स्टेटस देखोगे तो वो रेसिडेंट हो जाएगा बिकॉज ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट 9 months इन इंडिया। तो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कर्ता विल बी रेसिडेंट ऑल्दो ही विल बी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब वो RNORI है, क्या है वो, RNORI, बट HUF विल बी नॉन रेसिडेंट क्योंकि HUF का कंट्रोलिंग पावर कहां है, ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर? तो दोनों के कॉन्सेप्ट्स अलग है। नाउ द नेक्स्ट इज रिगार्डिंग रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी के रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको दो ही चीजें याद रखनी है। सबसे पहले कंपनी को हम दो क्लास में डिवाइड करेंगे, इंडियन कंपनी और नॉन इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया होता है, बट अगर एक नॉन इंडियन कंपनी है तो हम उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव बिजनेस जिसे हम POEM कहते हैं, पोएम, इसे चेक करेंगे कि उसका POEM मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जस्ट लाइक हमने HUF में पढ़ा, ये भी वैसा ही कॉन्सेप्ट है। अगर ये इंडिया में है तो कंपनी रेसिडेंट है, अगर POEM आउटसाइड इंडिया है तो कंपनी नॉन रेसिडेंट कहलाएगी। याद रखिएगा, कंपनी को हम मतलब कंपनी के रेसिडेंशियल स्टेटस को हम ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी में क्लासिफाई नहीं करते। क्लियर? तो आप देखिए हमने फाइनली कंक्लूजन लिखा कि रेसिडेंट कब होता है, किसी भी कंपनी को रेसिडेंट इन इंडिया इन अ प्रीवियस ईयर कब कहते हैं, अगर वो कंपनी कोई इंडियन कंपनी हो
या फिर कोई भी कंपनी जिसका POEM, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इंडिया में हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आप 182 डेज के कॉन्सेप्ट में चेक करोगे। क्लियर? हमने प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे थे। देखिए क्या होता है, ये प्लेस होता है वेयर द की मैनेजमेंट डिसीजंस एंड कमर्शियल डिसीजंस आर टेकन, ठीक, दैट आर नेसेसरी फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। नाउ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आप प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को के बारे में ये पॉइंट्स पढ़ेंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्लियर? लास्ट, फॉर अ फर्म एन एओपी, एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अगर इनके बारे में बात करें तो इन्हें हम रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट कब कहते हैं? सेम चीज, अगर ये बिजनेस होली या पार्टली इंडिया से कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड होगा तो रेसिडेंट कहलाएगा, और अगर होली आउटसाइड इंडिया हुआ, होली कंट्रोल्ड आउटसाइड इंडिया, देन दे विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रेसिडेंट। अगेन चीज याद रखिएगा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जस्ट लाइक HUF। क्लियर? और फिर से हम इसके रेसिडेंशियल स्टेटस को RORI और RNORI में क्लासिफाई नहीं करते। क्लियर? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इसे ध्यान से देखना है आपको। मैंने आपको बताया जैसे कि अभी तक हमने सेक्शन 6 के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ना शुरू करें सेक्शन 5 के बारे में। हो सकता है कि आपको अब ऐसा लगे कि सर वाई सेक्शन 6 हमने पहले पढ़ा, सेक्शन 5 हम बाद में पढ़ रहे हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, एक्चुअली सेक्शन 5 ने हमें ये बताया था कि हम किस इनकम पे किससे टैक्स मांग सकते हैं, और ये बताते समय उसने अपने सबसे पहले कैटेगरी, दैट मीन्स इंडिविजुअल एंड एचयूएफ्स को दो मेन कैटेगरीज में बांटा, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। देन रेसिडेंट फर्दर क्लासिफाइड एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसका मतलब ये कौन है? ये RORI है, RNORI है, क्लियर? दिस इज RNORI एंड दैट इज NRI। तो हमने एग्जैक्टली देखा कि हमारे पास 3 लोग हैं जिनसे हम टैक्स मांगने वाले हैं। अब नाउ एज वी नो कि RORI, that is resident as well as ordinarily resident, he is such a person who has satisfied all the conditions laid down by section 6 subsection 1 as well as section 6 subsection 6। तो इसका ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। ग्लोबल इनकम का मतलब होता है इनकम दो टाइप के होते हैं, ठीक? अब थोड़ा इसे देखिएगा ध्यान से। क्लियर? हम इनकम को दो कैटेगरीज में एक्चुअली बांट रहे हैं। एक होता है इंडियन इनकम, ये हम बस इस एरिया के लिए करेंगे कि हमने इनकम को एक इंडियन इनकम माना और एक फॉरेन इनकम माना। इंडियन इनकम का मतलब होता है वो इनकम्स जो या तो इंडिया में रिसीव हुई हो या इंडिया में एक्रू हुई हो, मतलब जिसे अराइज करना कहते हैं, ठीक? इसे हम क्या कहते हैं? रिसीव्ड इन इंडिया और एक्रूड और अराइज्ड इन इंडिया, मतलब जो इंडिया इनकम इंडिया में एक्रू हुई हो, ठीक? इस इनकम को हम इंडियन इनकम का मानते हैं। एंड फॉरेन इनकम तब कितने टाइप के हो जाएंगे? पहला होगा दैट वी कैन राइट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अराइज्ड आउटसाइड इंडिया,
and the last one is clear. That means both received and accrued outside India. तो इसे हम अदर कैटेगरीज बोलकर मतलब मिसलेनियस हेड्स की तरह लिख लेते हैं. Now, government said that they will be taking taxes from individuals. The time I say global income, that includes all these incomes. This is global income. और rather I can say जो मैंने यहाँ पे इनकम का हेड लिखा है, इसी इनकम को हम ग्लोबल इनकम कहते हैं. क्लियर. ग्लोबल इनकम का इसका मतलब क्या हुआ? इट इंक्लूड्स इन इंडियन एज वेल एज फॉरेन इनकम्स. तो आरओआरआई के लिए ये सारे इनकम्स टैक्सेबल है. अब जैसे जैसे कैटेगरी शॉर्ट होती जाएगी, इनकम के कुछ पार्ट्स को हम एक्सक्लूड करते चले जाएंगे. ठीक, हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं. ध्यान से देखिएगा अब इस टेबल को. तो देखिए इस टेबल में हमने इनकम को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया. दिस इज कैटेगरी नंबर 1, दिस इज कैटेगरी नंबर 2, दिस इज कैटेगरी नंबर 3 and this is category number 4. ठीक, these are the 4 categories of incomes that can be there. पहला क्या है? पहला है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया. पैसे हिंदुस्तान में मिले हो, कहां अर्न किए गए नहीं किए गए उससे फर्क नहीं. एक अमेंडमेंट किया गवर्नमेंट ने एंड गवर्नमेंट एडेड द वर्ड डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया. इस वर्ड का मैं मतलब आपको समझाऊंगा. सेक्शन 7 सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 इन चीजों से डील करता है. डीम्ड वाले कॉन्सेप्ट से मैं बताऊंगा ये क्या है. देन गवर्नमेंट ने लिखा इनकम्स अर्नड इन इंडिया और डीम टू बी अर्नड इन इंडिया. एग्जांपल दे सकता हूं डीम टू बी अर्नड इन इंडिया का. लाइक फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने लिखा कि सैलरी इनकम, ठीक है, और इनकम एज सैलरीज, बिकॉज सैलरी इज अ टाइप ऑफ इनकम. कहां एक्रूड होती है? द प्लेस वेयर द पर्सन इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज. लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम वर्किंग इन कैलकाटा, मेरा सैलरी एक्रूड कहां माना जाएगा? कैलकाटा में. ठीक है. ऑल्दो इफ आई एम प्रोवाइडिंग दिस क्लासेस इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक, उससे फर्क नहीं पड़ता. बट मैंने जॉब कहाँ किया? मैंने जॉब कैलकाटा में किया. मेरा प्लेस ऑफ एक्रूअल कैलकाटा. अब इसी तरह से देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई इंडियन आईएएस ऑफिसर है who has been deputed as an ambassador of Indian embassy in any foreign country. Suppose he is working in UK. Now, as he is providing services in UK to Indian government, the salary must be considered to be accrued in UK. बट गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके कहा कि दैट इन केस इफ सैलरी इज बीइंग गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन प्लेस ऑफ एक्रूवल शैल बी डीम्ड टू बी इंडिया. तो आपने देखा कि उन्होंने डीम टू बी एक्रूड वर्ड का मतलब बदला है. इन्होंने बहुत सारी चीजों में इस चीज का मतलब बदला है, जैसे रॉयल्टी के केस में. मैं बताऊंगा आपको टाइम टू टाइम इन चीजों के बारे में. अभी हम बस इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं. The third income is income earned and received outside India from a source. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, मतलब मान लो कोई बिजनेस है जिसे आप इंडिया से कंट्रोल कर रहे हो, कुछ भी. एंड द फोर्थ इज अदर हेड्स, मतलब इसे कहते हैं इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ सोर्स नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया. दैट मीन्स अदर मिसलेनियस हेड्स. नाउ एज यू कैन सी इन केस ऑफ आरओआई, all 4 incomes are taxable. That means we can say that global income of RORI is taxable. But for NRI, because he has not satisfied the additional condition of subsection 6, इसीलिए इसका other incomes is not taxable. All other 3 types of income is taxable. That means income received in India, earned in India, income from a source controlled from India is taxable. Now NRI has not even satisfied section 6 subsection 1. Therefore only 2 incomes have been taxed.
one that he has earned in India and the other that he has received in India. क्लियर? इसके अंदर बिजनेस सोर्स का कोई कॉन्सेप्ट। आप देखोगे जैसे जैसे मैं उस तरफ बढ़ रहा हूं मेरे लिए कॉलम्स कम हो जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे रोज में कितने रो लिए थे? ओनली 3 रोज। और यहाँ पे देखिएगा एक और कम हो गया। नाउ वी हैव ओनली 2 रोज फॉर दिस कॉन्सेप्ट। क्लियर? रिमेंबर दिस पार्ट, past years untaxed income if bought in India shall not be taxable in the current year। मतलब मान लीजिए कोई पुराना इनकम ऐसा था मैंने जो इंडिया के बाहर अर्न या रिसीव किया था जिसे उस समय टैक्स नहीं किया गया एज पर इनकम टैक्स एक्ट ऑफ इंडिया। ठीक, अगर मैं उस इनकम को आज हिंदुस्तान लेकर आता हूं अपने साथ, ठीक, जैसे हिंदी मूवीज में दिखाता था कि एक बंदा बहुत साल से फॉरेन में काम कर रहा था, नाउ ही इज रिटर्निंग टू इंडिया, ही हैज कन्वर्टेड ऑल हिज वेल्थ इनटू सम इंडियन रुपीस, तो उस केस के अंदर उस पे टैक्स नहीं लगेगा, मतलब टैक्स करंट ईयर में कैलकुलेट नहीं करेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि उस इनकम को यूज किया जा सकता है फॉर रीअसेसमेंट ऑफ पास्ट ईयर्स इनकम। दैट मीन्स पास्ट ईयर के फाइल को रीअसेस किया जा सकता है। मतलब असेसिंग ऑफिसर हो सकता है कि आपको ये कहे कि आपको पुराने साल के इनकम को रीअसेस मतलब रिकैलकुलेट करके बताना होगा कि टैक्स लायबिलिटी आपने ज्यादा दी या कम। क्लियर? फिर कुछ क्लासिक पार्ट्स है जो हमें इनकम के बारे में हमेशा याद रखना है, जैसे इनकम रिसीव्ड इन इंडिया कब मानेंगे? इफ द फर्स्ट एंड द एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ मनी वाज इन इंडिया। दैट मीन्स मतलब पहली बार और पूरी तरह से पैसे हिंदुस्तान ही आए थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पैसे नेपाल में मिले फिर मैंने हिंदुस्तान भेज दिए तो उसे रिसीव्ड इन इंडिया नहीं मानते। ठीक, जहां पैसे पहली बार पूरी तरह से मिलते हैं आपको उसी को हम रिसीव्ड इन इंडिया मानते हैं, अगर वो प्लेस ऑफ रिसीविंग सच फर्स्ट एंड एब्सोल्यूट पोजीशन इज इन इंडिया। सेकेंड, रेमिटेंस इज नॉट टैक्सेबल। रेमिटेंस का मतलब होता है कि पैसे रिसीव करके किसी दूसरी जगह भेजना, तो इस चीज के बारे में याद रखिएगा, रेमिटेंस शेल नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया बिकॉज रिसीप्ट इज डिफरेंट फ्रॉम रेमिटेंस। मतलब पैसे रिसीव करना और उसे कहीं भेजना ये दोनों चीजें अलग होती है। लास्ट, टीडीएस। याद रखिएगा हम हमेशा अमाउंट को ग्रॉस वैल्यूज पे लेंगे। अगर आपको बोला दैट यू हैव अर्नड 10,000 रुपीज एंड गवर्नमेंट हैज डिडक्टेड 2,000 एज टीडीएस, तो आप 8,000 इनकम नहीं लिखोगे, आप उसे हमेशा ग्रॉस अमाउंट पे लिखोगे विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस। टीडीएस का एडजस्टमेंट हम बाद में करना सीखेंगे और टीडीएस क्या होती है इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ये हमारे चैप्टर्स के पार्ट्स होंगे। क्लियर? नाउ हमारा नेक्स्ट हेडिंग, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, सेक्शन 7 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो याद रखिएगा एनुअली जो इंप्लॉयर टू पीएफ या फिर 9.5% का इंटरेस्ट जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे मिलता है इसे हम रिसीव्ड इन इंडिया मानेंगे अगर ये गवर्नमेंट दे रही है तो। ठीक है, एट द क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉई पार्टिसिपेटिंग इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो याद रखिएगा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है एज पर रूल 6 पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 6। द नेक्स्ट इज, जो भी ट्रांसफर बैलेंस आपके रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में रहता है इसे भी हम इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानते हैं। कोई भी कंट्रीब्यूशन जो अब सेंट्रल गवर्नमेंट करती है टू एनी पेंशन स्कीम, ठीक, अंडर सेक्शन 80 सीसीडी, उसे भी हम रिसीव्ड इन इंडिया ही मानेंगे। टीडीएस को हम रिसीव्ड इन इंडिया मानेंगे, इसलिए हमने शायद ऊपर लिखा कि मुझे ग्रॉस अमाउंट पे लेने वाले। एंड डीम्ड प्रॉफिट्स को, ये क्या होता है इसके बारे में मैं फिर से आपसे बात करूंगा। नाउ यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 8। मैं भी दिखाऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 8 को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ठीक, वी विल, मतलब इन दिस क्वेश्चन दे सेड दैट
कैलकुलेट द टोटल इनकम इफ ही इज नॉन रेसिडेंट। तो आप मुझे बताइएगा कि नॉन रेसिडेंट के लिए कौन कौन सा इनकम टैक्सेबल होता है। फर्स्ट, हमें पता है कि नॉन रेसिडेंट के लिए दो ही इनकम टैक्सेबल होगा, एक जो उसने इंडिया में रिसीव किया होगा, जो इंडिया में अराइज या एक्रू हुआ होगा। फर्स्ट, सैलरी फॉर 3 months, वर्ड क्या लिखा है, रिसीव्ड इन इंडिया। क्या ये टैक्सेबल है? आपने कहा हाँ सर, रिसीव्ड इन इंडिया तो टैक्सेबल होगा। सेकेंड, डिविडेंड रिसीव्ड इन जर्मनी, कहां रिसीव हुआ है, वर्ड याद रखिए, रिसीव्ड इन जर्मनी, तो ये आउटसाइड इंडिया रिसीव्ड हुआ है। किसने डिविडेंड दिया था, ब्रिटिश कंपनी ने, इसका मतलब इसका प्लेस ऑफ एक्रूअल इज इन ब्रिटेन। कितना, 22। उसमें से कहा 3000 रुपीज वॉज रेमिटेड टू इंडिया, यू सेड सर रेमिटेंस इज नॉट टैक्सेबल, remittance is not taxable and in TAT 22,000 will not be taxable for NRI because उसका इनकम accrued and received outside India है। ये समझ में आ रहा है आपको। थर्ड, इनकम फ्रॉम बिजनेस पाकिस्तान, बिजनेस कहाँ है, पाकिस्तान। याद रखिएगा बिजनेस के लिए प्लेस ऑफ एक्रूअल का मतलब होता है द प्लेस वेयर द बिजनेस इज सिचुएटेड, इट वाज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। अब मैंने आपसे पूछा क्या एनआरआई के केस में हमने कभी भी ये पढ़ा दैट इनकम रिसीव और एक्रूड फ्रॉम अ सोर्स कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, आपने कहा नहीं सर, वो RNORI के लिए था, इसका मतलब ये इनकम भी टैक्सेबल नहीं है। नेक्स्ट, फोर्थ वन, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक डिपॉजिट इन SBI। ये जो वर्ड है ना SBI, SBI का मतलब होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर बैंक ऑफ इंडिया है इसका मतलब इसका प्लेस ऑफ एक्रूवल क्या है, इंडिया, तो ये टैक्सेबल होगा। फिफ्थ वन, अमाउंट बॉट टू इंडिया आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट, अभी अभी हमने पढ़ा कंसिडर नहीं कर सकते करंट ईयर की प्रॉफिट या टैक्स करते समय। एंड द लास्ट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, that means as the property is situated in India, the place of accrual must be in India. Now if we add these three, 9,000, 1,000 and 3,400, the total balance will be 13,400, isn't it? तो हमारा टोटल बैलेंस कितने का आ रहा है, 13,400। दिस इज द टोटल इनकम इन द गिवन केस। तो आपको समझ में आया कि हमने किस तरह से कैलकुलेट किया एनआरआई के लिए। नाउ जस्ट सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप अभी करेंगे। You have to calculate it in 3 different forms. One, when he is ordinary resident, not ordinary resident and non-resident। तो याद रखिए ऐसे कैसे करेंगे, इसे हम 3 कॉलम बना लेंगे, एनआरआई, RNORI और RNI। RNORI। Pause this video and do this question right now. ठीक, we'll start soon. Okay guys, now you'll see that how this question will be solved. I will be solving this for you. Just have a look on the solution. चलिए आप मेरे साथ फॉर्मेट बनाइए तब। अच्छा,
हम अपने फॉर्मेट में 3 कॉलम बनाएंगे, तीनों कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल विद डिफरेंट रेसिडेंशियल स्टेटस को लिखने के लिए। ओके, नाउ जस्ट सी। ओके, the name of the SSC is X, and as the name suggests, Mr. X is an individual. Okay, now just see how the format will be filled. Okay, हम लिखेंगे यहाँ पे SSC, just mention the question number, it's 9. हम status लिखेंगे, previous year and assessment year mention करेंगे। क्वेश्चन साइलेंट है तो आप इसे 2019-20 लिख सकते हैं, 2020-21 लिख सकते हैं। हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि प्रेजेंटली जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है दैट इज 2020-21। अभी हम ये असेस करेंगे कि हमने लास्ट ईयर कितना इनकम अर्न किया। हम रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हैं मिस्टर एक्स का, हु इज एन इंडिविजुअल। Make it RORI. This will be RNORI and this will be NRI. 3 अलग अलग कैटेगरीज में हम चीजों को लिखेंगे। नाउ जस्ट सी कि किस तरह से इस क्वेश्चन को परस्यू करना है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन। नाउ जस्ट सी, क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखिएगा। फॉर आइटम नंबर 1 यू विल सी कि इनकम रिसीव्ड कहाँ हुई है? इंडिया में। एंड अगर इनकम रिसीव्ड इंडिया में हो तो ये तीनों के लिए ही टैक्सेबल है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी और नॉन रेसिडेंट के लिए भी। नेक्स्ट आइटम नंबर 2 के बारे में अगर हम बात करें तो ये सैलरी इनकम है जो रिसीव्ड हुई है कहां पर? इन यूएसए, एक ऐसे सर्विस से जो इंडिया में रेंडर की जा रही थी, मतलब सर्विस इंडिया में दी जा रही थी। तो प्लेस ऑफ एक्रूवल ऑफ सर्विस क्या है? दिस इज प्लेस ऑफ एक्रूवल, मतलब इनकम अराइज कहां हुआ? क्या लिख सकते हैं हम? अराइज। इनकम अराइज्ड इन इंडिया। Again, as the income was arised in India, although received outside India, it is an Indian income and therefore be taxable for all the 3 person. Okay, now see solution में हमने क्या लिखा? हमने first लिखा salary received in India, this will be taxable for all the 3. Second number, salary received in USA for service in India. Okay, now just check the amounts. The amounts are 2 lakh and 1,50,000. So we'll write this amounts in the columns. Okay, just mention this. तो first column में हम क्या लिखेंगे? 2 lakhs in each of the 3 columns. And 1,50,000 इस केस में। आइटम नंबर 3, नाउ चेक अब आगे ये कैसे मूव ऑन हो रहा है। तो देखते हैं एक बार क्वेश्चन को फिर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर मतलब पॉइंट नंबर 3 में हमने देखा कि इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन लंदन रिसीव्ड इन इंडिया, फिर से जैसे उन्होंने कहा कि रिसीव्ड इन इंडिया 1 लाख
रिसीव्ड इन इंडिया होते ही अगेन इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। तो हम लिखेंगे क्या, इनकम फ्रॉम एचपी हाउस प्रॉपर्टी इन लंडन received in India 1 लाख रुपी। What we could have done, हम इस क्वेश्चन को करते समय और कंपैरेटिवली मैं आपको दिखाऊंगा, हम हेड्स ऑफ इनकम्स में डिवाइड करके भी कर सकते थे। ठीक, हम पहले ही इनकम्स को डिवाइड कर लेते हैं इनटू डिफरेंट हेड्स एंड अकॉर्डिंगली हम उसको लिखते हैं। जैसे पहले दोनों इनकम आर टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज, बट अभी तक मैंने आपको हेड्स नहीं बताया है इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। जब हम बाद में कर लेंगे तो इसी क्वेश्चन को मैं आपको लास्ट एक रिवीजन क्लास कराऊंगा, उसमें हम करेंगे तो मैं इसे हेड्स में डिवाइड करके लिखूंगा। नेक्स्ट आइटम, दिस आइटम इज आइटम नंबर 4। ना चेक, बिजनेस इनकम है जो अर्नड हुआ है इन इंडिया, रिसीव्ड इन यूएस, बट जब इफ इट इज अर्नड इन इंडिया इट विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल द थ्री इंडिविजुअल्स और थ्री कैटेगरीज ऑफ। तो आप देखिए हमने क्या लिखा फोर्थ नंबर में, पीजीबीपी earned in India received in UK, okay, 12,000, that was the amount। तो हमने तीनों के कॉलम में 12,000 लिख दिया अगेन। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट में हमने देखा आइटम नंबर 5 में फिर से सैलरी इनकम है, ये एक फॉरेन कंपनी से मिली है जो सिचुएटेड इन इंडिया है, ऑल्दो इनकम एक्रूड इंडिया के बाहर होगी बट इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया अगेन एज इनकम वाज रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक, मतलब कंपनी इंडिया में सिचुएटेड, इसका मतलब एक्रूवल इंडिया में हुआ है। तो the 75,000 is again taxable for all the three because income earned in India is taxable in India for all the three। तो नेक्स्ट देखिए, सैलरी फ्रॉम फॉरेन को सिचुएटेड 75K और क्लियर। नेक्स्ट आइटम नंबर 6। तो देखिए हमने आइटम नंबर 6 में देखा इंटरेस्ट इनकम है, 7 में एग्रीकल्चरल इनकम है, 8 में अगेन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। तो आप 6 नंबर में देखिए, दिस इंटरेस्ट वाज रिसीव्ड ऑन अमेरिकन बॉन्ड, एज ये बॉन्ड अमेरिकन गवर्नमेंट इशू करती है तो इसका प्लेस ऑफ एक्रूवल अमेरिका होगा। ठीक, 20% इंडिया में रिसीव हुआ। तो आप जानते हो कि इनकम रिसीव्ड मतलब ग्लोबल इनकम आरओआरआई के लिए टैक्सेबल है। किसके लिए, तो पॉइंट नंबर 6 लिखिएगा आप अपने फॉर्मेट में, इंटरेस्ट ऑन अमेरिकन डेवलपमेंट बॉन्ड कॉमा 20% रिसीव्ड इन इंडिया। तो ये जो 20% रिसीव्ड इन इंडिया बोला है, ये 20% अमाउंट मतलब 20,000 का 20% दैट इज 4,000। ये 4,000 रुपीज आरएनओआरआई और एनआरआई के लिए टैक्सेबल है, बट एज हम जानते हैं कि आरओआरआई के लिए ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है तो वो इस 20,000 पे पूरा टैक्स सबमिट करेगा। नेक्स्ट आइटम नंबर 7 हमने अपने सॉल्यूशन में फिर से लिखा, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका। याद रखिएगा, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्टेड है बट एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्टेड। तो ये इंडिया के बाहर हुआ मतलब एक्रूवल श्रीलंका में है और लेटर ऑन बोल रहा है कि रेमिटेड टू इंडिया, मतलब ये इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड दोनों आउटसाइड इंडिया हुआ है। तो इन केसेस में फिर से दिस विल नॉट बी टैक्सेबल फॉर आरएनओआरआई एंड एनआरआई, बट
for RORI, this agricultural income in Sri Lanka is taxable. क्लियर? तो आप उसको इसी तरह से लिखिएगा, एग्रीकल्चर इनकम इन श्रीलंका 18,000 टैक्सेबल। नेक्स्ट फिर से बोला है प्रॉपर्टी इन फ्रांस है, तो एक्रूअल का प्लेस बाहर है, और रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया बोला है। तो अगेन हम लोग 8 नंबर पॉइंट में देखेंगे, आप मेरा सॉल्यूशन कॉपी देखिए, आप मेरी कॉपी को देखिए, हम लिख रहे हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन फ्रांस। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन फ्रांस 1 lakh rupees. It will be taxable for RORI but not taxable for others too. फिर से हमने आइटम नंबर 9 चेक किया, देखिए ध्यान से आइटम नंबर 9 नंबर हम लोग देख रहे हैं, दिस इज इनकम फ्रॉम बिजनेस इन USSR, रशिया में हुआ है बिजनेस, earned outside India but it was controlled from Delhi. 65,000 रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब तीनों के लिए अलग अलग प्रोस्पेक्टिव्स बोला है। तो देखिए क्योंकि ये कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली हो रहा है, तो पहले तो ये 1,65,000 टोटली RORI के लिए टैक्सेबल है। कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली बोला है, इसका मतलब कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, तो ये RNORI के लिए भी फुल्ली टैक्सेबल है, बट NRI के लिए ओनली 65,000 टैक्सेबल, बिकॉज रिसीव्ड इन इंडिया वर्ड सिर्फ 65,000 के लिए है। तो हम देखते हैं हमने क्या किया, तो हमने लिखा बिजनेस इनकम फ्रॉम USSR controlled from India part received in India, तो 1,65,000 and only 65 in this case। आप अपने फॉर्मेट को थोड़ा इंक्रीज कर लो, पॉइंट नंबर 10, चलिए देखते हैं आगे। पॉइंट नंबर 10 में हमने देखा पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट के बारे में बात किया है, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 11 में फिर से बोला है बिजनेस इनकम इन कोलकाता, तो एक्रूड इन इंडिया है, ठीक, मैनेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्रूअल का प्लेस इन इंडिया है, ठीक। फ्रॉम अ बिजनेस इन कोलकाता, यहाँ पे देखो कंट्रोल्ड फ्रॉम कोलकाता नहीं बोला है, बिजनेस ही कोलकाता में है, ठीक, इसे मैनेज बाहर से कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट नंबर 12 फिर से सेल ऑफ लैंड हुआ है, मतलब बिल्डिंग हुई है रेदर इन इंडिया, बिल्डिंग इंडिया में है, इसका मतलब इंडिया का एक्रूअल प्लेस इंडिया में है। तो हम देखते हैं, हमें लिखना है पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट 10 नंबर में हमने लिखा पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट, आप अपने कॉपी में लिखते रहो। पॉइंट नंबर 11 बोल के लिखिएगा प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन कोलकाता और पॉइंट नंबर 12 लिखिएगा प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग। ओके, हम अमाउंट्स पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट तीनों में ब्लैंक कर देंगे। बिजनेस इनकम जो है 1,27,000 का, उसे भी हम तीनों के कॉलम में लिखेंगे, और सेल ऑफ बिल्डिंग भी 1,48,000 का तीनों के कॉलम में आएगा। ओके, तो देखिए हमने क्या किया, हमने इस तरह से इन्हें यहां पे प्लेस किया है। नाउ पॉइंट नंबर 13 हमारे लिए क्या है, हमें चेक करना है। पॉइंट नंबर 13 में हमने देखा कि पेंशन की बात कर रहा है फॉर्मर एम्प्लॉयर से,
ठीक, और ये फॉर्मर एम्प्लॉयर इंडिया में है, इसका मतलब एक्रूड इन इंडिया है। गिफ्ट इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम अ नॉन रिलेटिव, इसके बारे में आप बाद में पढ़ोगे कि नॉन रिलेटिव से गिफ्ट जो मिलता है वो टैक्सेबल इनकम होता है, और ये रिसीव्ड इन इंडिया है, इसका मतलब इंडिया में टैक्सेबल होगा। एंड लास्ट, इनकम रिसीव्ड इन यूएस, बिजनेस बीइंग कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, तो ये किसके लिए टैक्सेबल है वो आप लोग ध्यान से देखिए। पॉइंट नंबर 13, 14 एंड 15, हमारे पास 3 पॉइंट्स है। 13 में हमने लिखा पेंशन इनकम, ठीक, तो रिसीव्ड इन पाकिस्तान है बट एम्प्लॉयर इंडिया में था, तो प्लेस ऑफ एक्रूवल इंडिया होगा 40,000, ठीक, दिस विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल द थ्री। 14 नंबर में गिफ्ट होगा नॉन रिलेटिव से 80,000 का, एज इट वॉज रिसीव्ड इन इंडिया, ये तीनों के ही कॉलम में टैक्सेबल होगा। एंड लास्ट, इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, तो देखिए इंडिया से कंट्रोल्ड करने की बात कर रहा है, ठीक, तो इंडिया से कंट्रोल्ड होगा, तो ये इनकम सिर्फ एनआरआई के लिए टैक्सेबल नहीं है, बाकी दोनों के लिए टैक्सेबल है, मतलब दोनों ही केसेस में टैक्सेबल है ना। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इन कॉलम्स को ऐड कर देने। देखिए हमने इन सबको ऐड करके यहां लिखा ग्रॉस टोटल इनकम, आपको सिर्फ इनके टोटल फिगर्स फाइंड करने हैं, पूरे कॉलम्स को ऐड करके इंडिविजुअली लिखना है। दिस इज योर टास्क, ये आप अभी करोगे। एंड आफ्टर दिस कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख पा रहे हो, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक, आप इसको पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा। दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 11 इज योर होमवर्क, एंड देन क्वेश्चन नंबर 12 is again your homework. Clear? And last but not the least, question number 13. Thank you very much.